हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपका खेल कूद में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। आप देख ही चुके थे कि हमने बात कर ली थी कि एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान क्या है, उसकी अवधारणा, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, और उसके प्रकार। उसके अलावा हमने बात की थी कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है यानी कि फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पर भी बहुत अच्छे से हम बात कर चुके थे, ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। इसके अलावा हम पूरा का पूरा जो आपका बोन्स का स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ चुके थे, यानी कि स्केलेटन जो है वो पूरा डिस्कस कर चुके थे। और मैंने बहुत ही अच्छे से उस लेक्चर में आपको एक एक फंक्शंस के कार्य, एक एक फंक्शंस, एक एक बोन कैसे दिखती है, कौन सी बोन किसके अंदर आती है, बहुत ही अच्छे से मैंने उस लेक्चर में एक-एक चीज़ डिस्कस की है। तो तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके उस पे विज़िट करो और देखो, ताकि तुम लोगों को ये वाला जो चैप्टर मतलब ये जो वीडियो है वो समझ में आ सके। और एक-एक टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है। इनफैक्ट यही नहीं, बाकी के भी जो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं काफ़ी अच्छे से आपको कोशिश कर रही हूँ कि एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो जाइए फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जाके विज़िट कीजिए, देखिए। उसके बाद फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। इसी के साथ-साथ आप लोग देख ही चुके हैं कि रेगुलर वीडियोज़ आ ही रही है आपके लिए, थोड़ा-सा डिले हो जा रहा है वीडियो क्योंकि थोड़ा मुझे भी काम रहता है। बाकी कोशिश करूँगी कि मैं फटाफट से आपका सिलेबस कवर करा के आपकी एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर सकूँ। टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने के लिए जिसमें आप एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे आपसे, मैं आपको डेली के 20 एमसीक्यूज़ हर एक चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी, साथ ही साथ विद आंसर और लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो इतनी अच्छी हो, इतनी सॉलिड हो कि 100 आउट ऑफ 100 लेने में से आपको कोई भी ना रोक सके। लेकिन मुझे इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोग मेरी एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है उसमें साथ देने वाले हैं, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उसमें आप मेरा साथ देंगे। अगर आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा तो हम एक बहुत अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म को बना पाएँगे जिसमें बच्चे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंटेंट उनको मिल पाएगा और बहुत अच्छे से मार्क्स वो ले पाएँगे। तो इसमें मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग बस ऐसा ही प्यार जो पिछली वीडियोस में आप लोगों ने मुझे दिया है वो साथ ही साथ बनाए रखिए, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट, और अच्छी वीडियो, और अच्छी क्वालिटी, और अच्छा जो प्यार है, जो अच्छी सी चीज़ें हैं वो आप सभी के लिए लेके आ सकूँ। ठीक है? तो इसी के साथ हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, और स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग जानते ही हैं कि हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ आज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? उसके बाद जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो 2 ही टॉपिक करवाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं आज, और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो इनको मैंने अलग रखा था ताकि आप लोगों को एक-एक पार्ट समझा सकूँ इसका। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज उसको समझना। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे अगर हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं रक्त संचार प्रणाली। आपको नाम से ही कहीं न कहीं इसके अर्थ का बोध हो गया है कि रक्त संचार प्रणाली यानी कि पूरे शरीर में जो रक्त संचार करता है उसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रक्त संचार प्रणाली। अब क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि जो रक्त है वो हमारी बॉडी में एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो शरीर है, जो शरीर में विभिन्न जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण की प्राप्ति होती है। ठीक है, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा ब्लड है वही हमारे पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, छोटी से छोटी जो संरचना है उसको पोषण प्रदान करता है, पोषण भी प्रदान करता है। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे कि आपके शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ है, आप जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी पदार्थ आप ग्रहण करते हैं, कुछ जो पोषक तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन, जल और बाकी के जो पोषक तत्व जो है वो शरीर ले लेता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ छूट जाते हैं, जो बच जाते हैं, जिनका कोई योग नहीं होता है, ठीक है, आपके डेवलपमेंट में, उनको क्या करता है, जो रक्त होता है उनको निष्कासित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जो रक्त है वो नियमित रूप से उनकी पोषण की आवश्यकता होती है, और जो ये पोषण जो है वो उन्हें रक्त के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि कोशिका, जो रक्त का पहला फंक्शन है कि कोशिकाओं को पोषण की प्राप्ति कराना, ताकि जो कोशिकाएं हैं वो सही से अपना विकास कर सके और मनुष्य जो है वो ठीक प्रकार से
लाइफ स्पेंड कर सके। ठीक है, तो इसके अलावा एक बार हम वो प्रोसेस समझ लेते हैं कि रक्त जो है वो कोशिकाओं को तो भोजन प्रदान करता ही है, पोषण प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वो काम करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में से जो मुख्य पदार्थ होते हैं, जो मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जल और भोजन, ये चीजें क्या होता है, इनके ये जब बॉडी जो मेन मेन जो तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि कुछ व्यर्थ पदार्थ जो है वो आपके शरीर में रह जाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो सभी पदार्थों को तो नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, तो कुछ ऐसे पदार्थ जो है वो रह जाते हैं शेष, जिन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, तो इन अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन के लिए भी जो रक्त है वो जरूरी है। जैसे कि एक बार समझ लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, मूत्र मल, ये सभी के सभी आपके अवशिष्ट पदार्थ हैं। यानी कि बॉडी जितना लेना था बॉडी को वो ले चुकी है, बाकी की जो चीजें रह गई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मल मूत्र इत्यादि। अब इन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो रक्त है वो क्या करता है, उनको उन अंगों तक लेके आता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो जो रक्त है वो ऐसे अंगों तक लेके आएगा जहां से उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके, और इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं रक्त संचार प्रणाली। ठीक है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको समझ लेना है कि रक्त संचार प्रणाली क्या है, कि जो भी हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आपको बताना है कि जो कोशिकाओं को नियमित रूप से पोषण प्रदान करता है वह रक्त है। रक्त जो होता है वो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को ऐसे अंगों तक ले जाता है जहां से उनका निष्कासन जो है वो सरल हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिंपल। अब एक बार हम इसका कार्य की ओर भी देख लेते हैं। देखिए, रक्त संचार प्रणाली, आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के जो संचार सिस्टम्स है वो अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, अगर आप स्केलेटन की बात करें तो आपने देखा था स्केलेटन का अपना काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना काम है। तो हर हर किसी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि जितने भी आपकी जो ऊतक है, आपके जो सेल्स है, उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ही यही है कि जित आपकी बॉडी में जो ऊतक है, जो टिश्यूज़ है, उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, और दूसरा शरीर को कार्यशील रखना। शरीर को कार्यशील रखना इसका मतलब ये आपने देखा अभी कि जब हमारी बॉडी से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाता है, यानी कि जब वो निकल जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा आंतरिक रूप से ना निरंतर कार्यशील बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा कार्यशील मतलब एक्टिव रहता है। कई बार होता है ना, जैसे आप लोग देखते हैं कि जब आपको कुछ ना कुछ, आप कुछ भी हैवी ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत हैवी फील करने लगता है। तो इससे क्या होता है, आप एक्टिव नहीं फील करते हैं। लेकिन जब अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि आप बहुत हल्का फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत एक्टिव फील करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो जो हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन वो रिलीज करती है, उन हार्मोन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है ये रक्त। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको उत्सर्जन अंगों तक ले जाता है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उन अंगों तक ले जाता है जहां से उनका उत्सर्जन करना है। सिंपल। उसके बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। आप जानते हैं कि शरीर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है, वो आपका जो टेम्परेचर है, जो आपके शरीर का तापमान है, उसको नियंत्रित रखता है। इसके अलावा आपके शरीर को रोगों से बचाता है। जब आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो जाएगा, केवल और केवल वही उन्हीं पदार्थों का संचय रहेगा जो केवल और केवल आपके शरीर को पोषण प्रदान करेंगे। तो इससे आपका जो शरीर है वो रोग युक्त रहेगा। ठीक है, तो आपको रोगों से बचाता है। इसके अलावा पूरे शरीर में जो रक्त है वो रक्त का संचार करता है। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पूरे बॉडी में जो नाड़ियाँ होती है उनके माध्यम से क्या होता है, जो रक्त होता है वो पूरे बॉडी में शरीर जो वो है रक्त का संचार करता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम पे ये याद रहे। अगले विषय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन तंत्र की संरचना और उसके कार्य, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ठीक है। तो एक बार पहले श्वसन को समझ लीजिए कि है क्या ये बेसिकली। देखिए, शरीर द्वारा ऑक्सीजन को लेना और इसका उपयोग करना ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। आप लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और इसके प्रयोग के उपरांत मतलब ऑक्सीजन का प्रयोग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसको निकालना की जो प्रक्रिया होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में इन्होंने अच्छे से अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं, यानी कि उसका निष्कासन करते हैं। तो ऑक्सीजन को लेना और इसके प्रयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन का मतलब आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं श्वसन के कार्य। एक्चुअली श्वसन जो तंत्र है ना, उसमें काफ़ी सारे आपके ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गन का अपना एक कार्य होता है। आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट श्वसन तंत्र में क्या होता है, आपकी नोज, या जिसे आप नासिका भी कह सकते हैं। नासिका के माध्यम से ही आप जो ऑक्सीजन है वो उसको ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप निष्कासित करते हैं। तो जो नाक है वो क्या है, नाक श्वसन संस्थान का एकमात्र बाहरी अंग है। समझ में आ रही है बात आपको कि जो नाक है वो श्वसन तंत्र जो है हमारा, उसका एकमात्र बाहरी अंग है। यानी कि बाहरी अंग मतलब जो आप देख सकते हैं कि नाक बाहरी अंग है और जो सूंघने का कार्य करता है। ठीक है, आपको नाक का फंक्शन भी पता चल गया कि नाक का फंक्शन क्या है, सूंघने का कार्य करना है, कि गंध को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप दूसरा बोल सकते हैं, सेकंड आपका जो ऑर्गन है दैट इज ग्रासनिका। ग्रासनिका क्या होता है, ये नाक के पीछे से लेकर ग्रास नली के कार्टिलेज जो स्तर होता है वहां तक एक लंबी मांसपेशीय नली होती है जिससे वायु गुजरती है। यानी कि जो ग्रासनिका है वो नाक के पीछे से लेकर ग्रास नली के कार्टिलेज जो होता है, ग्रास नली के आप जो देखेंगे उसका जो कार्टिलेज है उसके स्तर तक एक लंबी मांसपेशीय नली होती है जहाँ से वायु जो है वो गुजरती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से वायु जो है वो लंग्स की ओर जाती है। उसके बाद है आपका बास नली। इसके अंतर्गत क्या है कि इसे ना विंड पाइप भी कहते हैं। अब विंड पाइप भी कहते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यह एक बेलनाकार नली होती है और यहाँ से जो वायु है वो दोनों जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनमें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यानी कि वास नली के माध्यम से ही जो वायु है वो आपके शरीर में, आपके लंग्स में जाती है। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है कि डायाफ्राम एक मानव या फिर अन्य जो स्तनधारी जीव है या जो प्राणी है उनमें वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में स्थित कंकाल पेशियों से बनी एक आंतरिक चादर या झिल्ली होती है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो ये डायाफ्राम है। ठीक है, तो डायाफ्राम आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है और ये कहाँ पे स्थित होता है, ये वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में स्थित होता है। यानी कि जो वक्ष गुहा है और जो उदर गुहा है जो बीच में, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ये है आपका डायाफ्राम। इसमें क्या होता है कि जब ये संकुचित होता है या फिर जब ये वायु खींचता है तो इसका जो वक्षीय खोड होता है यानी कि जो टैरकिक का जो कैविटी होती है उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके श्वसन में, यानी कि जब वायु खींच रही है तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा और जब वायु छोड़ेगा ये, ठीक है, तो इसका जो आयतन है वो घट जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और ये सभी के सभी जो श्वसन तंत्र है उसके कार्य, मतलब आपको एक एक मैंने ऑर्गन बताया उसके कार्य बताए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्वसन तंत्र के कार्यों का उल्लेख करें, तो आप लोग सभी इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर हमारा अगला टॉपिक है श्वसन की प्रक्रिया। आप लोग जानते हैं कि जो श्वसन होता है वो दो प्रकार की प्रक्रिया है। सबसे पहले श्वसन का अर्थ आपने समझ ही लिया है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अंतः श्वसन। अब आपको नाम समझ में ही आ रहा है नाम से कि अंतः श्वसन यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रक्रिया है हो रही है। जैसे आपने देखा आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने की जो क्रिया है वो अंतः श्वसन की क्रिया में मानी जाएगी। ठीक है, आपसे यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है कि अंतः श्वसन की क्रिया के अंतर्गत
या फिर सांस लेने की क्रिया जो है वो किसके अंतर्गत आती है, अंतःश्वसन के अंतर्गत या फिर निःश्वसन के अंतर्गत। फिर आपका दूसरा जो पार्ट है वो है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि यहाँ इसमें इस क्रिया में फेफड़ों से वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना नहीं श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो इस यानी कि वायु के साथ फेफड़ों से यानी कि लंग से वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ठीक है, वायु के साथ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। आप ग्रहण तो ऑक्सीजन कर रहे हैं, लेकिन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है आपकी बॉडी से वायु के साथ, तो उस क्रिया को हम निःश्वसन क्रिया कहते हैं। अंतःश्वसन और निःश्वसन आपको याद रखना है। अंतःश्वसन मतलब जब आप सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय आप क्या कर रहे हैं, आप जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अंदर मीन्स अंतः। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा निःश्वसन। आपको याद रखना है, जब अंदर ले रहे हैं उसको अंतःश्वसन और जब आप उसको बाहर छोड़ रहे हैं तो निःश्वसन। इस प्रकार से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। और तो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही साथ जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि आपकी एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो फटाफट से स्टार्ट करूं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोग एग्री करते हैं कि मैं एमसीक्यू जो है उसकी सीरीज़ स्टार्ट करूं और डेली आपको 20 क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम तक आते आते सभी एमसीक्यूज़ लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार हो जाए। तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। इसके साथ ही आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।